नमस्कार। और मैं आज अपने रेडियो मेरी आवाज़ के श्रोताओं को मिलवाने जा रहा हूँ दो ऐसी मशहूर शख्सियत से। एक डॉक्टर कृष्ण जो कि सफदरजंग में है, ईएनटी सर्जन है, और डॉक्टर पूनम से जो कि पलवेल में, मुंबई में लाइफ केयर हॉस्पिटल में। मैम, इफ आई एम राइट तो? यस जी। तो बहुत बिल्कुल दोनों एक जैसे दिल्ली और मुंबई दोनों मेट्रो से आज दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं। और जस्ट बिकॉज एक बहुत ही एक अलग से एक चीज आई है जो गवर्नमेंट ने अभी मैं पहले अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हुआ क्या है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी सर्जरीज को होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी के डॉक्टर्स को अलाउ कर दिया है कि आप कुछ साल की, 1 या 2 साल की ट्रेनिंग लेके आप उन सर्जरीज को कर सकते हैं। लाइक ऑप्था की, जैसे आंखों की, हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ उसके लिए हम कहेंगे। स्किन के लिए अगर हम स्किन ग्राफ्टिंग की बात करें तो वो काम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कर देगा। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए जो काम होते हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है उसको करने के लिए इवन, और अगर हम बात करें डेंटल सर्जरी के लिए, तो ये बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं जो कि अभी मैं कुछ को ही जानता हूँ, बाकी तो अभी डिटेल में डॉक्टर साहब बताएंगे। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर कृष्ण जी से बात करूंगा। सर, आप मिक्सोपैथी, जो कि ये नाम बहुत ज्यादा अभी चलन में आया है, आप लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ऐसा है मिक्सोपैथी से? आप क्या है और आप इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? मिक्सोपैथी बेसिकली जो टर्म मीडिया में और पब्लिक में पॉपुलर हुआ है वो सीसीआईएम के एक नोटिफिकेशन के बाद पॉपुलर हुआ है, जिसमें ये मेंशन है कि जो बीएमएस डॉक्टर होंगे, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी के जो ग्रेजुएट्स डॉक्टर होंगे, उनको परमिशन दी गई है कुछ लिमिटेड सर्जरीज करने की आफ्टर देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, उसके बाद वो कुछ पर्टिकुलर सर्जरीज कर पाएंगे जो हमारी कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस में, लाइक ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, मैं खुद ईएनटी डॉक्टर हूँ। इस ईएनटी के बाद ऑप्था आई की, डेंटल की, और ऐसे ऑर्थोपेडिक्स मतलब हड्डी की और जनरल सर्जरी की कुछ ऑपरेशंस कर पाएंगे। सारी जो एक ईएनटी सर्जन जितने ऑपरेशंस करता है वो सारी उनको करने के लिए नहीं उसमें मेंशन है, बट वो पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस वो मेंशन किए हैं। तो इसको मतलब एक टर्म दिया गया मिक्सोपैथी। मिक्सोपैथी मतलब अलग अलग पैथी के लोग हैं। आयुर्वेदा एक अलग पैथी है। पैथी मींस वे ऑफ ट्रीटमेंट। तो आयुर्वेदा हमारी मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी के कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स या सर्जिकल प्रोसीजर्स को अडॉप्ट कर रहा है, या उस मतलब उनको एक फॉर्मल परमिशन दिया गया। पहले भी चीजें इनफॉर्मली होती थी, कुछ होती थी, बट ये एक मतलब काउंसिल की तरफ से ही, उनकी काउंसिल की तरफ से एक फॉर्मल परमिशन है कि नाउ यू कैन डू, आप ये सर्जरीज कर सकते हो। सो ये पूरा मतलब हुआ मिक्सोपैथी टर्म का। अब इसमें एक और है कि ये मतलब why it has become so popular और why we allopaths, we people of modern medicine are protesting। तो आर पॉलिसी मेकर्स या फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, या जो मैं कहूंगा कि जो काउंसिल है आयुर्वेदा की, उन्होंने ये लाने का एक पर्पस था, एक हमारी नेशनल पॉलिसी में सप्लीमेंट करने का, कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के आसपास है, तो वहां पे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। जो पॉपुलेशन वाइज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स हैं उससे काफी कम है। मींस जो WHO के नॉर्म्स हैं उसमें जो डॉक्टर का रेशियो पॉपुलेशन वाइज बताया उससे काफी कम है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट 1000:1 का रेशियो है शायद, जो WHO बोलता है कि हर 1000 की लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। और इंडिया में मेरे ख्याल से हर 10,000 पे एक डॉक्टर बैठता है, अगर हम जो बात करें कि डॉक्टर्स की। और वो भी रूरल और अर्बन में जी हाँ, रूरल और अर्बन में अलग अलग रेशियो है। तो दैट इज वन पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स को बढ़ाना पॉपुलेशन वाइज, एंड टू मेक वन डॉक्टर इट नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अंडर वेरियस डायमेंशंस। सो एक ये वे आया कि मतलब वी विल ट्रेन आर ऑलरेडी मतलब आयुर्वेदा डॉक्टर्स फॉर परफॉर्मिंग सम सर्जरीज। ये वो सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए परमिशन दी गई जो कि कॉमनली होती हैं उन पैथी। सिंपल सर्जरीज है लेकिन कॉमनली होती है, पॉपुलेशन में
जो नंबर ऑफ प्रोसीजर्स का रेट काफी ज्यादा है ये। जी अब जो हमारा प्रोटेस्ट करने का रीजन ये था कि मतलब देयर आर सो मेनी रीजंस बट द मोस्ट कॉमन इज कि एनी इलेक्टिव प्रोसीजर्स, मतलब वी कैन से दैट कि दिस इज वेरी सिंपल सर्जरी, दैट्स व्हाई दैट हैज बीन गिवन टू द पीपल ऑफ द अदर पैथी टू डू। बट any simple surgery, if we are playing with we are dealing with a human body is a complex structure in itself, वो complex structure है, उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 2+2 यहाँ 4 होता है, 2+2 कभी 5 होता है, 2+2 कभी 1 होता है, 2+2 कभी 1.5 भी होता है। तो वो हमें सिचुएशन के, और वो कस्टमाइज होता है, हर पर्सन की एनाटॉमी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। ये जिसने पूरी लाइफ बिताई है, जिसने पूरा टाइम बिताया है, उसके साथ उसी को समझ आता है कि इस पर्टिकुलर एनाटॉमी में हमें कैसे कौन से प्रोसीजर करनी है, कौन से प्रोसीजर नहीं करनी है। तो वो मतलब उसके लिए ही एक अलग ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर नहीं है किसी को, अगर किसी को थोड़ी सुपरफिशियल ट्रेनिंग है या फिर कुछ और है, अगर वो उसे करता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा है। और एक बार को हम मशीन्स से डील कर रहे हैं तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से मशीन खराब हो सकता है, लेकिन हम यहाँ ह्यूमन बॉडी से डील कर रहे हैं, एक ह्यूमन बॉडी से डील कर रहे हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन हुआ तो वो दैट कैन लीड टू बी द लॉस ऑफ द लाइफ, जो कि एक ह्यूमन की, एक इंसान की, एक any citizen of Republic of India or any citizen of any country is a means loss of a fundamental right, means a right to live. वो उसकी मतलब that is totally the violation of the Constitution of India. जी बिल्कुल। तो एक ये मेन रीजन है। जी, तो अगर मैं पूनम मैम आपसे बात करना चाहूंगा, एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी सर ने बताया कि रेशियो कम है और उसको पूरा करने के लिए, जो लोड शेड है उसको कम करने के लिए, लोड शेड करने के लिए कि वो जितना आप लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहता है, हमने भी देखा गवर्नमेंट का एक मानना है कि इस वजह से शायद वो हम उसको कम कर देंगे। और गवर्नमेंट का दूसरा मानना ये रहता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ऑलरेडी आयुर्वेदा हो, उनको भी मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी उनको भी पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर में उनको भी एनाटॉमी सब्जेक्ट रहता है। और अगर हम देखें फर्स्ट ईयर के अंदर तो तीनों ही, अगर हम बात करें आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड एलोपैथी, तो उसके अंदर फर्स्ट ईयर तो पूरा एनाटॉमी में ही निकल जाता है एक तरीके से, फर्स्ट 1.5 ईयर। जो लंबा पहला जो आपका रहता है वो थोड़ा 6 महीने का नहीं रह के वो करीब 8-9 महीने का होता है, जो टेन्योर रहता है एनाटॉमी का अगर हम बात करें। तो गवर्नमेंट को लगा कि ये सर्जरी जो है, अगर बेसिकली मैम जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ उसमें ये रहता है कि अगर हम इंडिया में देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर दोज हु यूज्ड टू टेक मेडिसिन फ्रॉम मेडिकल स्टोर। मुंबई में, दिल्ली में शायद ये प्रोसेस कम रहता हो, लेकिन जिस तरह हमने देखा है रूरल एरियाज में, विलेजेस में, तो वहां पे क्या देखा है कि वहां पे लोग बाग, गांव का ही एक डॉक्टर है, वो क्वैक है, वो कहीं कंपाउंडर था पहले, उसने कुछ दिन किसी डॉक्टर के अंडर में उसने काम किया। और मैम एक छोटा सा कड़वा सवाल भी मैं आपसे कहूँगा, उसमें शायद बुरा भी लग जाए, लेकिन मैम जो सच्चाई है वो सच्चाई है, क्योंकि उन डॉक्टर्स के ऊपर आप लोगों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि जो क्वैक्स हैं उनको रादर, मैम आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको देखा है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को मैंने देखा है जो क्वैक्स जब उनके एंटर करते हैं उनके चैम्बर में तो वो उनको हाथ मिलाते हैं और डॉक्टर साहब कह के हाथ मिलाते हैं कि आइए डॉक्टर साहब। और उसके पीछे रीजन क्या रहता है, क्योंकि वो गांव से पेशेंट्स को उन डॉक्टर्स के पास तक लेके आ रहा होता है, वो उनके साथ में उनको पता है कि अगर इसको इज्जत नहीं दी तो कल को ये पेशेंट्स नहीं आएंगे। तो मैम उनके खिलाफ, क्वैक्स के खिलाफ आप लोगों ने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आज जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो कि उन्हें भी आयुर्वेदा को, आफ्टर ऑल उन्होंने भी मॉडर्न मेडिसिन पढ़ा है, और सर्जरी के बारे में भी उनको भी, क्योंकि अगर हम आयुर्वेद में भी देखें तो सर्जरी होती भी है। तो मैम अगर हम बात करें तो उनको अगर हम कहें तो कुछ सर्जरी अलाउ करके शायद आप लोगों के ऊपर से जो लोड है उसको हम थोड़ा बहुत शेड कर सकें, तो आपको क्या लगता है मैम? बात अगर क्वैक्स की है और आयुर्वेदिक है, मिक्सोपैथी है, तो मेडिसिन तक इट्स ऑल बेयरेबल, ठीक है। जैसे कि अब आप भी जानते हैं, मैं जो आपको बता रही हूँ, जो आप मुझे पूछ रहे हैं कि मेडिसिन तो दे ही रहे हैं, काफी टाइम से चल ही रहा है। एवरी आयुर्वेदिक डॉक्टर, एवरी होम्योपैथिक डॉक्टर इज गिविंग, निडल्ले से वो लोग लिखती है एलोपैथिक मेडिसिन।
मैंने कभी अपने ओपीडी में आज तक, मतलब एक दो जो किडनी स्टोन के लिए होता है, उसके अलावा शायद ही हमने आज तक कोई आयुर्वेदिक दवाई दी है पेशेंट्स को, ठीक है। बट दवाइयों तक ये चीज सीमित थी, तब तक ठीक था। बट नाउ दे आर डीलिंग विद कटिंग द बॉडी, दिस इज अ क्राइम। क्वैक लोग एटलीस्ट कोई बड़ी सर्जरीज नहीं करते हैं, वो दवाई देते हैं, वो भी कौन सी दवाई देंगे? बुखार आया पैरासिटामोल दे दी, सर्दी हो गई सिट्रिजिन दे दी, पेन हो गया पेन किलर दे दी। उनका भी दिमाग इससे ज्यादा नहीं चलता है जी जी और इससे ज्यादा वो दे भी नहीं पाते। इससे ज्यादा जहाँ उनको लगता है केस मेरे हाथ से ऊपर जा रही है, तभी वो रेफर करते हैं। यही बात होती है, क्योंकि अभी जैसे टेलीमेडिसिन थोड़े दिनों से चल रहा बिकॉज ऑफ कोविड, टेलीमेडिसिन के भी गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए, राइट, कि ये सिर्फ एमबीबीएस कैन रन, दैट टू हमें उन्हीं डिसीजेस के, और एक ABCDEFG हर एक कैटेगरी में कोई मेडिसिन आते हैं। एक लिमिटेड कैटेगरी तक हम टेलीमेडिसिन पे दवाई दे सकते हैं, नींद की दवाई नहीं दे सकते हैं, कोई इंजेक्शन हम नहीं दे सकते, हर चीज का एक लिमिट होता है। बात समझिए आप। अब ये लिमिट क्रॉस हो रहा है। बात वो नहीं है कि दवाइयां तो चल ही रही है, काफी टाइम से चल रही है, हम लोग तब भी तो चुप ही थे ना। आप बता दो मुझे कि ऐसा कौन सा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर होगा जो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देता है? इट इज हार्डली पॉसिबल कि वो देते ही हैं। और ये जो आज की डेट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मैंने गायनी के साथ साथ पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ी है। आज की डेट में जितना रिसर्च करे जा रहे हैं, सारे साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, कोई मेडिसिन ढूंढो, नई मेडिसिन ढूंढो, बट इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है अननेसेसरी कि आज की डेट में एकदम हाई लेवल की ड्रग्स बच गई हैं सिर्फ देने के लिए। जब पेशेंट एकदम सिक होके हमारे पास आता है, हम तब हर तरह की दवाइयां उन्हें ट्राई करते हैं, उनपे वो असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो पहले खा के आधे में उसे छोड़ चुके होते हैं। बॉडी के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा उसका उपयोग हो रहा है, जब पता ही नहीं है, बुखार ही नहीं है, फिर भी अननेसेसरी दे दो, दवाइयां दे दो। और ये सब कौन कर रहा है? क्वैक कर रहे हैं, या तो फिर ये मिक्सोपैथी चल रही है। क्योंकि मुझे सच में पता है, कोई होम्योपैथिक दवाई का नहीं जानकारी है, आयुर्वेदिक में भी मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं उसमें अपना दिमाग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है जी। तो दैट इज द थिंग कि मेडिसिन ये ठीक था। मैं भी इस चीज को डिटो करूंगा मैम, क्योंकि अगर हम बात करें कि दूसरे अगर किसी कंट्री में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट यूएसए, द सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज द मोस्ट हायर एंटीबायोटिक दे यूज्ड टू प्रेफर। इवन ओमिप्राजोल लिखने के लिए आपको नॉर्मल एमडी और एमडी मेडिसिन, वो एक नॉर्मल एमडी मेडिसिन ओमिप्राजोल नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता, उसको रेनिटिडीन से ऊपर अगर जाना है, ओमिप्राजोल पे जाना है, तो उसको फिर जी, तो वो उनके इतने इसी वजह से उनकी क्या कहेंगे कि वो अभी जितने भी ड्रग्स हैं, और हमारे यहाँ पे तो ओमिप्राजोल तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है। पेंटाप्राजोल, इसोमिप्राजोल और पता नहीं क्या क्या वो खा रही है दुनिया। रिगार्डिंग अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो कॉम्बिनेशन भी इंडिया में ही देखने को मिलता है कि आपके साथ में सिफिक्सिम विद ओफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन चल रहा है, आप कहीं क्यूनेलॉन्स के साथ में, और आप जो है ये जो है अलग अलग जिसके अंदर बात करें, मतलब मेरे को खुद नहीं पता चलता कि क्या क्या इन्होंने मिक्स कर दिया है, एक दवाई का कॉम्बिनेशन बना के। तो ये सब इंडिया में ही रेडिली अवेलेबल है, और उसका मिसयूज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अब्यूज इंडिया में ही मैं देख पा रहा हूँ कि इंडिया से ज्यादा अब्यूज शायद। गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास पता नहीं कहां से लोग दवाइयां खा के, मतलब समझ रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, और आज देम की तुमको ये मेडिसिन मिली कहाँ, तो दे सेड कि ये तो कहीं भी मिल जाती है, हाउ कम आई डोंट नो, हम देने के लिए करते हैं। जी मैम। तो मैम इसी सिलसिले में अगर हम बात करें जो सर्जरी के लिए है, आप लोगों ने क्या सोचा है अगर गवर्नमेंट इसको नहीं हटाए? अभी मैं बहुत स्पष्ट आपसे पूछूं, जैसा आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, और आजकल मैंने देखा कि गवर्नमेंट किसी प्रोटेस्ट को मानती तो है नहीं। चाहे किसानों को देख लीजिए, आप इतने दिनों से वो बैठे हुए, अब तक कुछ नहीं हुआ है, तो आपके प्रोटेस्ट का कितना वजन पड़ेगा, ये आपको क्या लगता है? और इसका कहीं कोई रिजल्ट आएगा, आपको क्या लगता है? मुझे बस सर एक समझ में आता है कि ये जो भी हो रहा है ठीक है, अगर नहीं कुछ कर
होंगे, बट एक चीज होगी कि जब इसके साइड इफेक्ट देखे जाएंगे ना, तब इन्हें बचाने के लिए हमें ही कूदना पड़ेगा। जी, मैंने एक मूवी में देखा था, वो अपने बच्चे से ऑपरेशन करा दिया था, वो उसका नाम शायद भूल रहा हूँ, LLB या समथिंग कुछ था, जिसके अंदर फर्स्ट वाली थी। उसके अंदर वो डॉक्टर ने अपने बच्चे से, वो छोटा बच्चा था, उसको कि अपने साथ में रखता हूँ मैं, इसने बचपन से देखा मुझे ऑपरेशन करते हुए, तो ये अब ऑपरेशन कर देगा। उसकी वीडियो उसने वायरल करती थी। इट वॉज इन ए फिल्म। तो मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम बाद हमें ऐसी फिल्म बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी कि इसने ये खोल दिया, उसने वो खोल दिया, उसके बाद में कुछ नहीं पता। कोई सर आप ENT की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास में नए नए केस आए जिसमें आपको सर्जरी दोबारा इसलिए करनी पड़ रही हो। सर ENT को, अगर ENT को लेके चलें सर, ऑप्था और ENT, वैसे तो हर सर्जरी के अंदर हम बात मान के चलेंगे कि एक क्रिटिकल रहती है, लेकिन हर सर्जरी में एनेस्थीसिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट्स को देखा जिनको एनेस्थीसिया गलत दिया गया या कुछ गलती हो गई उस डॉक्टर से, और वो डॉक्टर जो है, उस डॉक्टर की गलती की वजह से जो एनेस्थेटिक था, उस पेशेंट को सारी जिंदगी एक, वो मैंने उसको ज़ॉम्बी की तरह घूमते देखा है। मेरे खुद के सामने की बात है, आई वाज देयर एट मेरठ, वहां पे मैंने देखा था इनके साथ में ऐसा। तो इसमें जब ये डॉक्टर्स ऑपरेशन करेंगे तो इनको एनेस्थीसिया का कौन सपोर्ट करेगा? क्या ये एनेस्थीसिया भी दे पाएंगे? और सर अगर एनेस्थीसिया दे पा रहे हैं तो ये तो सबसे ज्यादा टफ काम होता है, क्योंकि वो डॉक्टर तो जो मॉनिटर कर रहा है एनेस्थीसिया को, एक अलग से डॉक्टर रहता है, जहां तक मुझे मेरा जानकारी है, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी जानकारी मेरे पास में रहती है। तो एक डॉक्टर जो एनेस्थेटिक है वो वहीं परमानेंटली उस टाइम पे रहता है जब तक वो ऑपरेशन रहता है, और उस दौरान उसको लगातार मॉनिटर कर रहा होता है कि उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, पेशेंट को कितने डोज देनी है, कितनी देर बाद उसको होश आएगा। तो इस बारे में आप मेरे को बताइए, तो दर्शकों को बताइए, रादर हमारे श्रोताओं को, कि जो एनेस्थीसिया जो दे रहा होगा वो कौन होगा जब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी कर रहा होगा? बेसिकली हर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के लिए एनेस्थेसिया चाहिए होता है। जैसे हमारी ENT की बात करें तो ENT में कई होती हैं लोकल में सर्जरी। लोकल मतलब कि पूरी बेहोश नहीं करते हैं, हम सुन करते हैं उस एरिया, सुन कर देते हैं। और एक होता है बेहोश करना। तो चाहे सुन हो चाहे बेहोश हो, जैसे जनरल सर्जरी की जितनी सर्जरी होती है वो सारी बेहोश करके होती है, ऑर्थो की हड्डियों की जितनी होती है बेहोश करके होती है, बट हमारी जो होती है वो सुन करके भी होती है, बेहोश करके होती है, अलग अलग सर्जरी। तो अब एनेस्थेसिया मैलिग्नेंट है तो मेरे ख्याल से आप बेहोश करके करेंगे उसके अंदर, उसमें सुन करके, जो कैंसर सर्जरीज होती है सर्जरी, तो वो सारी बेहोश करके होती हैं। और तो जितने बड़ी ऑपरेशंस हैं तो हमें बेहोश करके ही करना होता है। तो अब इसमें ये है कि जितनी एनेस्थेसिया की मेडिसिन होते हैं, मतलब ड्रग्स होते हैं, उनके जो थ्रेशोल्ड्स होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं। मतलब एक कंसंट्रेशन पे अभी हमारा पेशेंट बेहोश है, दूसरे कंसंट्रेशन पे वो कोमा में चली जाएगी। तो वो मॉनिटर करना वो बहुत क्रिटिकल चीज है, मतलब कि हमें देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलता पेशेंट की सिचुएशन कैसे डेटेरेट हो रही है, कब इंट्रा, मतलब उस 2 घंटे 3 घंटे की ऑपरेशन के दौरान, या फिर हमारे ENT और हेड एंड नेक में ऑपरेशंस 12-12 घंटे भी कुछ कई ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशली कैंसर वाले ऑपरेशंस। तो वो 10 से 12 घंटे की ऑपरेशंस है, उसमें भी पेशेंट कब डेटेरेट कर रहा है आपको वो इशारा करता है, मतलब उसके कुछ वाइटल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो देख के। और ये पूरी ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। जब हम ट्रेन होते हैं तो इसलिए बोलते हैं ना कि हम अगर सर्जन हैं तो हम सर्जन रहेंगे, हम एनेस्थेसिया वाले नहीं बन जाएंगे, या हम उसी टाइम ऑपरेट भी नहीं कर सकते ना मॉनिटर, मतलब हम दोनों एक काम नहीं कर सकते, इसलिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। और आगे मतलब जैसे हमारी कंट्री इवॉल्व हो रही है, लोगों की हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ नीड बढ़ रही है, तो वो होता है कि अब स्पेशलाइजेशन से भी काम नहीं चलता, हमें सुपर स्पेशलाइजेशन करना होता है। तो मतलब वो वाली चीज है कि एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, तो उसको अगर वो सब कुछ करना चाहेगा तो थोड़ा मतलब हर चीज का नॉलेज हो सकता है, लेकिन बेसिक नॉलेज ही हो सकता है। अगर आपको उस चीज का मास्टर, उस चीज का एक्सपर्ट बनना है, मास्टर ऑफ सर्जरी बनना है, या फिर आपको एक एनेस्थेसिया का ही एक स्पेशलिस्ट बनना है, एक एक्सपर्ट बनना है, तो उसके लिए आपको वही एक काम करना होगा लाइफ लॉन्ग, मतलब तब आपकी परफेक्शन ज्यादा होगी। तो ये चीज है। अब रही बात, तो अब उनको एनेस्थेसिया कौन देगा? अब उनके भी प्रोसीजर्स जो है डिस्क्राइब है, इवन दैट इज आल्सो मेंशन्ड देयर, कि इसके लिए भी वो एनेस्थेसिया जो है वो मॉडर्न मेडिसिन के एनेस्थेसिया के लोगों का ही हेल्प लेना चाहते हैं, या वो है। तो क्योंकि
उनकी वो ट्रेनिंग नहीं करा पा रहे हैं, वो खुद से एनेस्थेसिया वाले डॉक्टर्स नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वो ये चीज तो मेंशन नहीं कर पा रहे हैं ना कि चलो ये बेसिक सर्जरीज है, ईएनटी की ये बेसिक सर्जरीज है, ये डेंटल की बेसिक सर्जरीज है, ये ऑप्था की, ये सर्जरी की, ये जनरल सर्जरी की ये बेसिक सर्जरीज है, ये हम करा देंगे। वैसे वो इस टाइप का डॉक्टर नहीं बना पा रहे हैं कि ये बेसिक एनेस्थेसिया ये आप सीख लो तो आप ऑपरेट करा लोगे, क्योंकि एक जब हम बेहोशी की दवाई देंगे तो वो पेशेंट कहां से कहां स्विच ओवर हो जाएगा ये हमें पता चलता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, पेशेंट कोमा में चला गया, पेशेंट को हम रिवाइव नहीं कर पाए, पेशेंट कोमा में चला गया, पेशेंट या फिर पेशेंट एनेस्थेसिया से बाहर ही नहीं आ पाया, लाइफ लॉन्ग कोमा में चला गया, ये चीज हो सकती है। ये हमें बाहर से दिखता है, क्योंकि अगर ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट जिंदा गया आ रहा है मरा हुआ तो समझ में आता है, साफ समझ में आता है, किसी इलिटरेट को भी जिसने मॉडर्न मेडिसिन, जिसने मेडिसिन का एम भी नहीं पढ़ा है, उसे भी समझ में आता है कि पेशेंट अब नहीं रहा। बट अगर एक प्रोसीजर हुआ, मैंने एक पैरोटिड की सर्जरी की, पैरोटिड एक ग्रंथि होता है, उसकी हमने सर्जरी की, उसमें कैंसर था, उसकी मैंने सर्जरी की। अब उसमें क्या है कि उसके एक कॉम्प्लिकेशन हो गए, कुछ हिमेटोमा बन गया, कुछ फेशियल की वीकनेस हो गई, तो ये हमारे आम जनता को उतना इजिली नहीं समझ में आ रहा है, या ना हमारे जो सीसीआईएम के पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बात समझ में आ रही है कि ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इवन जो सिंपल सर्जरी है, कान के पर्दे का रिपेयर भी, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वहां भी हमारे ये चेहरे की नसों को सप्लाई करने वाले, चेहरे के मसल्स को, मांसपेशियों को सप्लाई करने वाली नस जाती है, उससे भी छेड़छाड़ हो सकता है, तो मुंह टेढ़ा हो सकता है। और एक मुंह टेढ़ा मतलब एक बहुत बड़ा कॉस्मेटिक डिस्फिगरेशन है फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द पेशेंट। अगर वो पेशेंट 18 साल में सर्जरी कर रहा है तो चाहे वो 88 साल तक जिंदा रहे, लेकिन ये जो उसमें एक विकृति आई है वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो ये चीज है कि वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन, जो एमबीबीएस एमडी एनेस्थेसिया करके एनेस्थेसिया वाले डॉक्टर्स हैं, वही आके उनके केस में एनेस्थेसिया दें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक एमबीबीएस डॉक्टर और जिसने उसके बाद में एमबीबीएस करने के बाद में पीजी किया है एनेस्थीसिया में, वो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर एनेस्थीसिया के लिए जाएगा, वहां पे जाके असिस्ट करेगा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को, बीयूएमएस को, जिसने कुछ दिनों का क्रैश कोर्स किया हुआ है सर्जरी में, और वो सर्जरी कर रहा होगा, और एक पीजी का डॉक्टर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीजी किया हुआ डॉक्टर उनको असिस्ट कर रहा होगा। ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। मतलब एनेस्थेसिया और सर्जरी दोनों अलग अलग पार्ट हैं। वो एनेस्थेसिया मतलब वो बेहोशी की दवाई दे रहा होगा, वो मतलब वही, और जो उनका डॉक्टर होगा वो बीएमएस करके वो उनके एमडी, जो एमडी ईएनटी ऑप्था और डेंटल सर्जरी की एक मतलब एक उनको स्पेशलिटी एमएस जो बनाए हैं, वो उसको कर रहा होगा। ओके। ये एक अलग सा ही सीन बन के आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो। मैं उस टाइम पे देखना जरूर चाहूँगा और मैं उस डॉक्टर से मिलना जरूर चाहूँगा जो असिस्ट करेंगे, कि डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा, आपने यहाँ ऑपरेशन में, आपने एनेस्थीसिया में आप थे, यहाँ पे आए हुए। तो रादर वो एक मेरे लिए, पर वो मेरे लिए तो एक बारी को, या पब्लिक के लिए तो एक बारी को हंसी का विषय हो सकता है, लेकिन जिसके ऊपर वो बीत रही होगी उस परिवार से मुझे बहुत संवेदनाएं हैं, अगर कोई बेचारा ऐसा हो रहा है। पर मैम एक चीज आपसे अभी मैं फिर वापस मुखातिब होना चाहूंगा। मैम गांव में अभी मैम, क्योंकि अगर हम देखें, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देखें, गायनेकोलॉजी के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रेशर अगर होता है तो आप लोगों के ऊपर होता है। और मैं सही बताऊं तो मतलब सल्यूट अगर किसी को करना चाहिए तो वो मातृशक्ति को करना चाहिए, जो कि सही मायने में वहां पे डॉक्टर जो लगी हुई हैं किसी भी टाइम, क्योंकि पेन का पता नहीं है किस टाइम पे लेबर पेन आ जाए। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो चला रहे हैं, जो उनका अपना नर्सिंग होम है, उनको भी रात को 2 बजे भी उनका सोने का पता नहीं है, किस टाइम पे वो सोएंगे, कब वो जागेंगे। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और ये मैं मान के चलता हूँ कि एक मातृशक्ति के अलावा और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी मेहनत वो कर सके। आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है आप लोगों की मेहनत कम नहीं है, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट पता होता है कि मेरे इस टाइम से इस टाइम तक कोई आएगा तो मैं नहीं देखूंगा। इन द केस ऑफ इमरजेंसी ऑब्वियसली कभी कभार, लेकिन यहाँ तो 24 घंटे इमरजेंसी है। अगर पेशेंट्स ज्यादा हैं तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इमरजेंसी है। डॉक्टर ह्यूमन नहीं रहता वहां पे, तो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं आप लोग।
जो मैंने देखा, एक गायनेकोलॉजिस्ट मैंने देखा कि वो काफी चिड़चिड़ी हो जाती है। वो मतलब ऑब्वियसली कोई भी इतने लोड पे आएगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैम बहुत दुर्गति हुई है। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में तो बहुत ज्यादा बुरी हालत रहती है। हाँ, सबसे ज्यादा अच्छा अगर मैंने देखा, जो सबसे ज्यादा मजे में रह रहे होते हैं वो ऑर्थो वाले होते हैं। वो सबसे ज्यादा मस्ती वही कर रहे होते हैं। सर आपको भी पता होगा इस चीज का। ऑर्थो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा मस्त डिपार्टमेंट होता है, और सारे मेल मिलेंगे वहां पे आपको, मस्त रहते हैं। ज्यादातर औरतों में मेल ही रहते हैं, तो गायनी में फीमेल रहती है। मैम अभी मैं बहुत थोड़ा सा लाइट कर रहा था मैं माहौल को, अब मैं थोड़ा सा इसको उस पे लेके जा रहा हूँ। मैम गांव के अंदर भी जो डॉक्टर्स हैं, दाइयां हैं, आज भी हम अगर हम इंटीरियर में चले जाएं बहुत, तो वहां पे हमारे को आज भी देखते हैं कि दाई लोग हैं जो कि लेबर को टोटल हैंडल कर रहे हैं जी, और होम डिलीवरी हो रही है वहां पे। और मैम जो और अगर हम देखें तो वो भी सर्जरी ही कर रहे हैं। तो मैम गायनेकोलॉजी के लिए क्या सर्जरी गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है? कौन से वाली सर्जरी गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स के लिए अप्रूव करी गई है, और वो कितनी सेफ है? क्योंकि अगर हम देखें जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट को अगर हम देखें तो बेसिकली सबसे पहली चीज जो एक ही चीज दिमाग में आती है कि दे आर गोना गेट द पेशेंट डिलीवर्ड। बच्चे के बर्थ के लिए हम एक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बात करते हैं। गायनेकोलॉजी का नाम आते ही हम बात नहीं कर रहे हैं कि और उनके यूट्राइन प्रॉब्लम या और कुछ भी उनको है तो हम उसके बारे में बात नहीं सोचते। सबसे पहली चीज आती है गायनेकोलॉजिस्ट मींस डिलीवरी। वो तो मैम ऑलरेडी पहले से ही हो रही है, चाहे वो दाई भी कर रही है, वो तो आयुर्वेदा करके भी नहीं आई है। तो मैम गायनेकोलॉजी के लिए कौन सी ऐसी नई सर्जरी है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मिक्सोपैथी गलत है, या आप केवल डॉक्टर कम्युनिटी के साथ में हैं? मैम फिलहाल तो डॉक्टर कम्युनिटी के साथ में हूँ, क्योंकि गायनी की ऐसे कोई सर्जरी अलाउ नहीं की है मिक्सोपैथी में। ओके जी। हाँ, तो इट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ यू मैम। ये तो अलग ही रखा हुआ है, बिकॉज एट द पुअरेस्ट प्लेस, जहाँ पे बहुत इनर प्लेस है, जहाँ पे नहीं डॉक्टर या पीएचसी सेंटर भी है, बट उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपरली, ऐसा नहीं है। और वहाँ पे भी मिसहैप होते हैं, नहीं होते ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। और जहां तक हो सकता है काफी टाइम मिलता है, 9 महीना होता है, उनका काम होता है कि आके उन सबका आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, कि बताया जाए पीएचसी सेंटर पे आके कि यहाँ पे ये औरत प्रेग्नेंट हुई है, टीकाकरण उसका हो जाए, बेसिक उसका नाम दर्ज कराया जाए। काफी कुछ चल रहा है। मैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी करूंगी कि यही वो गवर्नमेंट थी जिसने हॉस्पिटल डिलीवरी करानी है करके पिछले 20-30 सालों से इम्पैक्ट डाल रखा है कि ईच एंड एवरी would be mother should get registered to the hospital and should get delivered in the hospital। और अभी हम उल्टा जाते हैं, समझ नहीं आ रहा है। मतलब बेसिकली वी आर अंडरमाइनिंग आवर एफर्ट्स ओनली। अब पिछले 30-40 साल में आजादी के बाद पिछले ऑलमोस्ट मतलब 70 साल हो गए, 70-72 साल हो गए, उसमें हमने जितनी भी एफर्ट्स किए, मतलब इतने फंड्स खर्च किए गए। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम इंडिया की लार्जेस्ट रनिंग, इवन वर्ल्ड में काफी मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट रनिंग प्रोग्राम है। और उसमें और ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्राम में फंड्स इन्वेस्ट किए गए तो उसका रिजल्ट नहीं आया। ड्रास्टिक चेंज आया है इंडिया में 72 इयर्स में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को लेके। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब दे हैव इम्प्रूव्ड बाय मेनी फोल्ड्स। मतलब मैं यहाँ डाटा कोट करके कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैटर को, बट मतलब लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब नो वन हैज एक्सपेक्टेड 72 इयर्स बैक की इतना मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में चेंजेस आ जाएंगे। और नॉट ओनली कि बर्थ और डेथ की बात कर रहा हूँ या मैं मैटरनल मोर्टेलिटी की बात कर रहा हूँ, लोगों का जो मिसकंसेप्शन था वो भी काफी हद तक चेंज हो गया है। मतलब आज से 72 इयर्स पहले अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस करता था, उसको जितने हर्डल्स होते थे आज हार्डली मतलब 1/10 भी हर्डल्स होता है। क्योंकि मतलब एंड दिस इज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, कि मतलब गवर्नमेंट था, मतलब अंडर द गवर्नमेंट ही रहती, तो बाकी डॉक्टर्स भी हैं, सब कुछ है, हेल्थ वर्कर्स भी हैं, बट गवर्नमेंट का एक मोटिवेशन था, एक जो अर्स्टवाइल गवर्नमेंट थी या जो भी पॉलिसी मेकर्स थे उनका काफी बड़ा मोटिवेशन था कि वो मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करते हैं। और मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी
आज के टाइम में एक टैबू बन गया था, जो कि उस टाइम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एक टैबू था। मतलब लोग बच्चे को लोग हॉस्पिटल जाते थे ट्रीटमेंट लेने प्रेगनेंसी में, तो सोसाइटी वाले कम्युनिटी वाले बोलते थे कि क्यों जा रहे हो, मतलब कि तुम नहीं चाहते बच्चे हेल्दी हो। आज के टाइम में नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वालों के साथ ऐसा बोला जाता है, जो नॉन रजिस्टर्ड प्रेगनेंसीज है उनके लोगों, मतलब एक पूरा 180 डिग्री रिवर्सल्स हुआ ड्यू टू गवर्नमेंट एफर्ट्स। और इन द करेंट टाइम्स जो पूरा ऑलमोस्ट अंडरमाइन कर रहे हैं वो अपने खुद के एफर्ट्स को। जी जी सर, अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि हमारा इंडिया जो है वो एक मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था, है, अभी भी था नहीं बल्कि मैं कहूँगा है। और आज भी हम देखते हैं कि विदेशों से, ऑस्ट्रेलिया तक से, यूएस से, यूके से, मिडिल ईस्ट से बहुत लोग आ रहे हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया के अंदर जो उनका सर्जरी है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं और उनको इकोनॉमिक पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो अगर अपने फेयर को भी काउंट कर ले, जाने आने के फेयर को, तो भी वो कहते हैं कि हमारे को 2 टाइम्स महंगी है उधर और इंडिया में वो आधे रेट की हो जा रही है। ये एक मेडिकल टूरिज्म का है। आपको क्या लगता है सर कि इसके बाद में जब हमारे पास में इतने सारे सर्जन हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये टूरिज्म तो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इतने सस्ते में हो जाने लगेगी सर्जरी। तो आपको क्या लगता है सर इस बारे में, कि कैसे आपको इस बारे में सोचते हैं? सर्जरी तो बढ़ गई इंडिया के अंदर, मेडिकल टूरिज्म और बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने और अपॉर्चुनिटीज दे दी है कि आप, मतलब पहले सर एक लेवल था कि भाई आपको 100 रुपए की चाय मिल रही है, अब हमने 2 रुपए से लेके 200 रुपए तक की चाय अवेलेबल करा दी, तो आपकी मर्जी है किसी भी लेवल की चाय आप लें। तो आपको नहीं लगता कि मेडिकल टूरिज्म बढ़ जाएगा इससे? यस, एक्चुअली इसमें सीन ये है कि अगर इंडिया में लोग आज के टाइम में आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द कंट्री से, इवन नॉट ओनली मिडिल ईस्ट, यूएस से लोग आते हैं ट्रीटमेंट लेने इंडिया में। आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स। some years ago I was working in a cosmetic center in Delhi only. Okay. तो वहाँ पे अफगानिस्तान के पेशेंट्स काफी आते थे, कोई भी ट्रीटमेंट लेने एंड ऑल। वो इंडिया में 1 मंथ तक स्टे करते थे। तो मतलब द कॉस्ट, एंड दे से दैट कि जो ये 1 मंथ स्टे करने के दौरान फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ लेके जो कॉस्ट उनका आता है, वो उनकी कंट्री में वो ऑपरेटिव प्रोसीजर से मेनी टाइम्स चीपर है। नॉट ओनली 2 टाइम्स या 3 टाइम्स में, मेनी टाइम्स, 6, 7, 8 टाइम्स ऐसे। So, अब ये है कि अगर आज के टाइम में इंडिया में सपोज 1 लाख पेशेंट्स आ रहे हैं इन अ ईयर अक्रॉस द ग्लोब, तो ये ऐसा नहीं कि 1 दिन में बिल्ड हुआ, 2 दिन में बिल्ड हुआ, या 1 महीने में हमने ये उनको बुलाया। इसके लिए हमें 50, 60, 70, 80 ईयर्स के एफर्ट्स लगे हैं। और एफर्ट्स बेसिकली हमने किया क्या है? हमने तो अपनी परफॉर्मेंस की, हमने तो अपना काम किया है, और इस काम करने की वजह से क्या हुआ, कंट्री का नाम हुआ है, एंड इस नाम से लोग आते हैं। बेसिकली इस नाम से लोग आते हैं। तो अब हमने काम क्या किया? हमने कुछ एक्स्ट्रा किया, हमने तो अपना काम किया, हमने कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस किया। हमने अपने कॉस्ट में जितना हमें कॉस्ट पड़ता था उस ऑपरेटिव प्रोसीजर का, इक्विपमेंट्स, हमारे अपनी डॉक्टर्स फी, सर्जन्स फी को लेके, एनेस्थेसिया की फी लेके, इंस्टीट्यूशन का चार्ज लेके, हमारे इम्प्लांट्स, हमारे बाकी जैसे ईएनटी सर्जरीज में हम लोग काफी टेफ्लॉन इम्प्लांट्स, ग्राफ्ट्स वगैरह यूज करते हैं, टेफ्लॉन ग्राफ्ट, और भी बहुत कुछ यूज करते हैं। जी स्टेपेज सर्जरी एक हम करते हैं, उसमें पिस्टन यूज करते हैं। तो ऐसे करके वो भी कॉस्टली चीजें होती हैं। तो इन सब के बाद भी हम अगर इसको कॉस्ट इफेक्टिव बना पाए, मतलब लेस कॉम्प्लिकेशंस वाले, ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारी या तो ट्रेनिंग इतने रिगरस थी कि हमारे प्रोसीजर्स में कॉम्प्लिकेशंस कम थे, और कॉस्ट इफेक्टिव भी हम बिंग एक इंडियन डॉक्टर की अक्रॉस द ग्लोब फेमस होता है इसके लिए, क्योंकि वो कोई भी चीज का कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, चीपर सॉल्यूशंस मतलब सोच पाता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही होती है रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स में होती है। तो हमें पता होता है ये काम तो करना है, इस पेशेंट को ऐसे फायदे तो करने हैं, लेकिन हाउ टू मींस डू इट विद अ लिटिल और लेस इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो ये चीज है, ये जो एक नाम हमने बनाया है वो 1-2 साल के एफर्ट से नहीं बनाया, या एक जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स के एफर्ट से नहीं बनाया। ये जो हमारे जो फैकल्टीज थे, उनके फैकल्टीज थे और उनके फैकल्टीज थे, ये पूरे जनरेशंस का जो एफर्ट्स था, वो आज एडवांटेज हमारी कंट्री को नॉट ओनली इन मेडिकल टूरिज्म, और हमारा जो रेपुटेशन होता है, एक इंडियन डॉक्टर जब फॉरेन में जाता है, जो एक अलग रेपुटेशन होता है सारे प्रोफेशनल्स में, इंडियन डॉक्टर्स का कंपैरेटिवली जो रिस्पेक्ट और जो
रेटिंग्स होता है वो फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में काफी ज्यादा होता है। तो दिस इज ड्यू टू दैट। और जब हम ऐसे करेंगे कि सब ऑप्टिमल या फिर जो इनकी सब ऑप्टिमल ट्रेनिंग या फिर लेस ट्रेनिंग हुई है वो भी वही प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तो दिस विल लीड टू कॉम्प्लिकेशन। भाई मतलब नेचुरल है कि कॉम्प्लिकेशंस होगा, कॉम्प्लिकेशंस इफ दे विल एंड व्हाट द रोल ऑफ सम, मतलब कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होता है तो एक कंट्रोवर्सी, जैसे आपने इंटरव्यू के शुरू में बोला कंट्रोवर्सी क्रिएशन एक चीज होती है। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मीडिया में बहुत मतलब एक ट्रेंड है कि हमारी टीआरपी या हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्पेशली कंट्रोवर्सी क्रिएशन बहुत। सो अगर एक डॉक्टर ने भले वो बीएमएस करके ईएनटी सर्जरी कर रहा हो या बीएमएस करके उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन ईएनटी वाली ट्रेनिंग लेके ईएनटी और ऑप्था की सर्जरीज कर रहा है, वो कॉम्प्लिकेशन कर रहा है, सो द न्यूज विल रीड लाइक दैट इंडियन डॉक्टर operated the patient for ear surgery and this has lead to this complication, so it will give a very bad impression for the whole nation। और फिर इसके बाद क्या होगा, एक्सपोनेंशियल रेट पे, एक्सपोनेंशियल पहले 2 नहीं आएंगे, फिर 4 नहीं आएंगे, 8 नहीं आएंगे, फिर 16 नहीं आएंगे, एक समय ये 16 करोड़ हो जाएगा। जो 1 लाख अभी आते हैं उनमें से हो सकता है 1 या 2 भी ना आए। और हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये जो 1 लाख से 1 या 2 तक जो मेडिकल टूरिज्म का नंबर कम हो जाएगा वो एक दिन में नहीं होगा, उसमें 2 साल 3 साल लगेगा, लेकिन वो होगा जरूर, क्योंकि निगेटिव पब्लिसिटी होने लगती है। अगर आपसे एक भी बार आपके अच्छे एफर्ट्स को लोग एक्नॉलेज करने में टाइम लेते हैं, लेकिन अगर आपके साथ आपके साइड से थोड़ी सी भी गलती हो गई या कंट्री से थोड़ी सी गलती हो गई तो उसको बहुत जल्दी मतलब पॉपुलैरिटी हाईलाइट हो जाता है मीडिया में। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब आप जो बिल्डअप आपने किया है 70-80 इयर्स में जो बिल्डअप किया है, उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना बड़ा रोल नहीं था। आज की तारीख में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप जरा सा भी कुछ गलती करेंगे तो वो बहुत तेजी से स्प्रेड भी होगा और बहुत तेजी से आपको डिमोनाइज कर दिया जाएगा उसके अंदर और कंट्रीज द्वारा। तो मुझे भी लगता है कि जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस पर बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस कोई और करेगा और नाम सबका खराब होगा, सारे ईएनटी सर्जन्स का नाम खराब होगा। बट मतलब उसके पीछे कौन था, एमबीबीएस एमएस ईएनटी था या फिर बीएमएस ईएनटी वाला था, दैट इज जी जी जी। तो सर अभी मैं फिर वही क्वेश्चन आपसे एक बार, उसका मेरे को आपने जवाब नहीं दिया। आपको जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका क्या निकल के आएगा, रिजल्ट आप क्या सोचा है सर आपने, और तो नहीं आया तब क्या होगा? एक चीज मैं क्लियर करूंगा कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने ये अलाउ नहीं किया है कि कोई हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री जो कि नेशनल हेल्थ को रेगुलेट करती है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि बीएमएस डॉक्टर्स सर्जरी कर पाएंगे। ये आयुर्वेदा की काउंसिल ने अपनी तरफ से एक ये किया है, मतलब बेसिकली उन्होंने एक तरह अपनी एक करिकुलम जारी की है, करिकुलम जारी की है कि हम अपने जो जैसे हमारा होता है एमएससीएनडी का करिकुलम आता है, पहले अर्स्टवाइल एमसीआई, अब फिर मेडिकल काउंसिल करती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल करती है। सो उनकी भी एक काउंसिल है जिन्होंने ऐसा बोला कि हमारी बीएमएस के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ये लोग ये मॉडर्न सर्जरीज कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, वो करिकुलम बोला है, वो आयुर्वेदा काउंसिल ने बोला। तो गवर्नमेंट ने तो अभी माना नहीं है, बट वो चीज होती है अब हम कितना अपोज कर रहे हैं। हमारी मॉडर्न मेडिसिन की जो काउंसिल्स है, जैसे इंडियन मेडिकल काउंसिल है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, और भी फिर हमारी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल है। जैसे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, यहाँ पे महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने बेसिकली स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए एक नोटिस जारी किया है कि जो एनेस्थेसिया वाले, जो एमबीबीएस एमडी एनेस्थेसिया के डॉक्टर्स या एमबीबीएस डीएनबी एनेस्थेसिया के डॉक्टर्स आयुर्वेदिक सर्जरीज में असिस्ट कराएंगे केस को या फिर केस में एनेस्थेसिया देंगे, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन उनकी महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल लेगी। तो ऐसे और ऐसे करके दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने भी इनिशिएटिव लेने के लिए मीडिया में बोला है। ऐसे करके मतलब काफी लिया जा रहा है मतलब। अब रही बात तो कि अगर हमारा क्या है, हम एज अ डॉक्टर्स, हम जैसे कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे वन पर्सन वन वोट काउंट होता है, बट इट डजंट मीन ना कि वो एक पर्सन का एजुकेशन लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम होगा सारे पर्सन का, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो एक स्कूल एजुकेशन पार्शियली स्कूल एजुकेटेड बंदा हो, तो मतलब पर्सन हो। सो ये चीज है कि हमारा अगर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस हेल्थ प्रोफेशन, हमारा ये पर्पस है इस जो भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रोटेस्ट हुआ या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। आई वाज आल्सो इन द हंगर स्ट्राइक इन लास्ट जो 14 डेज में
जो 14 डेज का फेमा जो कर रहा था। जी जी जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में स्ट्राइक हुआ। तो वो मतलब हमारा पर्पस होता है एक प्रेशर ग्रुप बनाना, एक गवर्नमेंट पॉलिसीज को एक मतलब एक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल मेडिकल फ्रेटर्निटी, हम कितना उसको एज अ प्रेशर ग्रुप कर पाए। अब दैट विल डिपेंड ऑन कि हमारा नेक्स्ट लेवल क्या होगा, गवर्नमेंट के रिस्पांस पे डिपेंड करेगा कि थोड़ा मतलब एज वी आर इन्फॉर्म बाय द governing council in the Indian Medical Association, president in Indian Medical Association, that they have conveyed the message. They have met in person to the many government officials in the health ministry also. Though they are yet to meet the our honorable health minister. So हम अपने स्टेप्स पे ले रहे हैं और मेन चीज है, हमारा मेन फोकस है मास अवेयरनेस पे। एक्चुअली इसका क्या इम्पैक्ट होगा पब्लिक हेल्थ पे, वो हमारा I have been a part of the cycle rally in on last Sunday, भी हम उसके पार्ट थे, तो on the 7th। So ये सब बेसिकली हमारा पर्पस है कि लोगों को भी बेसिकली the more we will mobilize people for this for understanding the basically the nuances of the mixopathy और जो इसके कॉन्स होंगे, तो the better will be कि लोग जब खुद के लिए आवाज उठाएंगे तभी पॉपुलर होगा। हम why we are active कि अगर फिर भी अगर MBBS MSc हमने MCH किया या हमने कुछ किया, तो हमारा तो जो स्किल्स है वो तो हमारे साथ रहेगा। I will operate a case and if another BMS will operate a case, डिफरेंस तो होगा, वो तो हमें पता है। पेशेंट को भी देर सवेरे सब समझ में आ जाएगा। हो सकता है पेशेंट को समझने में 2 साल लगे, बट समझ आ जाएगा। बट उन 2 सालों में जो कई लाइफ के साथ खिलवाड़ होगा, उसके अगेंस्ट हम बेसिकली सर प्रॉब्लम, तो मास मोबिलाइजेशन हमारा मेन मोटिव है जी। क्योंकि मैं खुद ये मानता हूँ सर, जो पेशेंट है उसको पता ही नहीं होता कि वो जिस डॉक्टर के पास में जा रहा है। मैंने मतलब आई एम वेरी सॉरी कि मेरे को ऐसा बोलना पड़ रहा है, मैंने कुछ जगह पे BAMS और उसके बाद में एक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में, उससे कोई कोर्स किया और उसके बाद में उन्होंने उसके BAMS को बहुत छोटा सा लिखा बोर्ड पे, फिर MD बहुत बड़ा बड़ा लिखा और यूनिवर्सिटी का UNIV बहुत छोटा सा नीचे लिखा। तो जो पहला इंप्रेशन जाता है वो MD का पड़ता है आदमी के दिमाग पे कि ये डॉक्टर हैं, और उनके बाद में वो MD यूनिवर्सिटी को उन्होंने MD बड़ा बड़ा लिख के छोटा सा UNIV लिख के यूनिवर्सिटी का यूनिव किया। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारी जगह, और पेशेंट को यही लगेगा कि वो MD है। तो अगर वो MS लिख रहे हैं, ENT लिख रहे हैं, ENT सर्जन लिख रहे हैं और ऑथराइज्ड हैं, तो पेशेंट इनोसेंट है, उसको नहीं पता। इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें अगर हम बात करें, इतना शहरों में आपको दिल्ली में, मुंबई में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आजकल पेशेंट भी गूगल करके आया हुआ होता है। वो आपसे पहले पूछ रहा होता है, डॉक्टर साहब मैं ये वाली खा लूँ क्या, मेरे को ये तो नहीं हो गया है क्या। ये एक आज की तारीख में देखो, मैं कई बार मैंने खुद देखा, क्योंकि मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं बैठ के देखता रहता हूँ अच्छा क्या चल रहा है। तो उसमें मेरे को लगा कि सब गूगल करके ही आ रहे हैं यहाँ पे अपनी बीमारी पूछने। वो शहर के लोगों के साथ में तो है, लेकिन जो गांव का पेशेंट है वो बड़ा इनोसेंट होता है, वही फंसता भी है, उसी के साथ नुकसान भी होता है। और ये हमारी सबसे बड़ी ये कमी भी है कि जो हमारी मास पॉपुलेशन है वो गांव में और छोटे कस्बों में है, शहरों में इतनी नहीं है एज कंपेरेटिव टू हम बात करें पूरे इंडिया में देखें तो मुझे ये लगता है कि ये आवाज आपकी जो उठा रहे हैं आप सही मायने में लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। रेडियो मेरी आवाज हर तरीके से आप लोगों के साथ में है। और मैं मैम से एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। मैम मैं आपको शायद बोर कर रहा हूँ तो नहीं। मैम सबसे पहले तो आपको सल्यूट कि आप इतनी दूर से अपनी सब लोगों के लिए साथ देने आप दिल्ली तक आए हैं मुंबई से, और अपने बिजी शेड्यूल से, जहाँ पे आप एक हॉस्पिटल के अंदर हैं और वहाँ से आप छोड़ के यहाँ पे इस तरीके से खड़े हैं इनके साथ में, बहुत बड़ी हिम्मत देता है, बहुत बड़ी हिम्मत आती है ये चीज को देख के। ये सल्यूट है आपको। मैम मुंबई में आप जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे और
जो आपको कभी अगर आप रूरल एरिया में गए हो, उनके डॉक्टर्स से या आप मिले हो, तो आपको क्या बेसिक लगता है कि क्या चीज़ के बारे में इंडियन पेशेंट्स का आपको या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इन डॉक्टर्स को क्या चीज़ की फैसिलिटी कम है? आप लोगों के पास में तो ठीक-ठाक फैसिलिटी रहती है। मुंबई जैसे शहर में है, ऑब्वियसली पेशेंट भी पे करेगा और फैसिलिटीज़ भी हैं। जो और डॉक्टर्स हैं या आपको लगता होगा कि जो पेशेंट्स आए उनसे आपको पता चला, आपको क्या चीज़ लगती है कि पेशेंट्स को क्या चीज़ जो बेसिकली सबसे पहले ज़रूरत है, गाँव के गायनेकोलॉजिस्ट को, गाँव में जो गाँव के कस्बों में जो बैठे हुए हैं गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो डॉक्टर्स जो सही मायने में अभी भी कस्बों में हैं और वो मतलब एमडी हैं, एमडी गायनेकोलॉजिस्ट है, एमएस है, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उधर बैठे हुए। तो उनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहेंगी गवर्नमेंट से कि उनको क्या करना चाहिए इनके लिए पर्टिकुलरली, आपको लगा उन्हें कुछ चीज की फैसिलिटीज टाइम पे पहुंच जाए वही बहुत है सर। जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये उतनी अच्छी नहीं होती है जी। जैसे हम लोग इंटर्नशिप में हमें पोस्टिंग्स मिलते थे गांव में, हमें वहां पे बाकायदा 2 महीने जाके पूरा पीएचसी सेंटर पे पोस्टिंग करना पड़ता था। कई बार दवाइयां नहीं होती हैं, कई बार डॉक्टर्स हैं, फिर कोई जैसे एक डॉक्टर है वो एक लौती है, छुट्टी पे वो भी जाएगी, उसका भी बनता है जाना, ह्यूमन है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो थोड़ा सा पोस्टिंग बढ़ा सकते हैं। या जैसे अकेले पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है तो फिर वो सब भागने लग जाते हैं। आजकल वैसे ठीक है, बोलते हैं कि डॉक्टर्स को शहर में जाना है, ये है वो है, इसकी वजह से गांव में फिर ये सब क्वैक्स वैक्स बढ़ने लगे हैं। बट हर चीज का लिमिट होता है, मतलब मेडिकेशंस वगैरह ये सब चीजों में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं पहले भी यही बोली हूँ, अभी भी वहां तक ठीक है कि जो छोटी मोटी क्रॉनिक चीजें हैं इसमें आप कर हो हेल्प, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए हेल्प है। अगर कोई पेशेंट जा रही है, उसको पेन हो रहा है बट नहीं सुबह तक उसको पॉसिबल है कि वो आए और एक गायनी को दिखा दे, ठीक है, तो उस एक टाइम के लिए उस बंदे ने उसको पेन किलर दे दिया, कुछ भी, वो उसका टाइम निकाल दिया, इट इज गुड थिंग कि सुबह में वो ठीक है और हमें दिखा पा रहा है, बट इससे ज्यादा नहीं जी। ऑपरेशन नहीं है, दवाई दे दो ठीक है, बट ये नहीं कि तुम वहीं पे सिजेरियन ही चालू कर दो, खोल के बैठ गए, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अब क्या करना है। जब वो नहीं कंट्रोल होगा तो उसका आउटपुट बहुत बुरा होगा। जी जी जी, ऑब्वियसली पेशेंट विल डाई। ऐसे में तो पेशेंट मर भी सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि मरेगा, लेकिन हम मर भी सकते हैं। कहाँ तक इंटरफेयर करना है, जैसे अभी शहरों में एक पॉइंट मैंने ये भी सुना था कि शहरों में जितने आईसीयूज है, जितना है सब कुछ, तो आज की डेट में एक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ही संभाल रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको सब कुछ करने देते। बट जब एकदम भयंकर सिचुएशन आती है, क्या सच में वही वो सब कुछ कर लेते हैं? नहीं ना, वो तो ऑन कॉल जो भी होगा उसको बुलाते हैं ना घर से, तो दे आर देयर जस्ट टू मॉनिटर, नॉट टू स्टार्ट द सर्जरी और नॉट टू स्टार्ट द मेजर थिंग्स, दे आर देयर टू मॉनिटर, जिसका जो काम है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो मैम, मैं आपसे बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने जो इतना कीमती समय हमें दिया लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए, आप लोग अपना इतनी एफर्ट डाल रहे हैं, और सही मायने में ये लोगों की सेवा ही है जो आज आप कर रहे हैं, क्योंकि कल को वो लोग ना फंस जाएं, इस स्कैम में ना फंस जाएं एक तरीके, तो उसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू सर एंड मैम, मतलब मैं आपका शुक्रिया खुद अपने दिल से करना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी आवाज़ हम सब लोगों तक पहुँचाएं, और कोशिश करें कि गवर्नमेंट को, आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इस बात को समझे कि कल को वो अपने किसी पेशेंट को, अगर उनके रिश्तेदार को अगर उन्हें ऑपरेट कराने की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो किसी बीएमएस सर्जन से कराएंगे या किसी अच्छे हॉस्पिटल एमबीबीएस एमएस करे हुए सर्जन से कराएंगे। तो ये अगर वो अपने लिए नहीं कर सकते तो शायद वो पब्लिक के लिए, क्योंकि वो जानवर नहीं है सड़क पे घूमते हुए, वो इंसान है, उन्हें भी एक अच्छे इलाज की ज़रूरत है, उनका हक है
इस देश के बाशिंदे हैं, उनका हक है कि उन्हें एक अच्छा सही इलाज मिले, गवर्नमेंट उन्हें वो प्रोवाइड कराए। गवर्नमेंट हमारी सर्विस प्रोवाइडर है, उसको उस तरह करना चाहिए। हमारे को अच्छी सर्विसेज लोगों को मिले, ये गवर्नमेंट का काम है। और उस सर्विस के अंदर वो घटिया सर्विस देना, आई एम वेरी सॉरी, घटिया नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो वो घटिया हो जाती है। वो उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर कहीं उससे गलती हो रही है जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया था, तो वो कहीं ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। सर, हेड्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू वेरी मच। मैं इस माध्यम से रेडियो मेरी आवाज की टीम को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारा ये मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंच पाएगा इस मीडियम से। एंड बस मैं यही कहूंगा, जो लोग सुन रहे हैं उनको यही कहूंगा कि आप अवेयर रहिए। अवेयर रहोगे तो आपके साथ कोई भी, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई इंसान हो, कोई कभी गलत नहीं कर सकता। क्योंकि जो हमारे भारत संविधान के निर्माता हैं, भारत का संविधान बनाया, उन्होंने भी पार्ट 4 में ये मेंशन किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि इट इज अ राइट ऑफ एवरी पर्सन टू हैव अ हेल्दी लाइफ एंड टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो ये एक लोगों को एक राइट अधिकार दिया गया है और सरकार को ये आदेश दिया गया है संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से। और इसको करने के लिए मतलब ये मिक्सोपैथी इज अ बेसिकली स्टिग्मा टू दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जी, बिल्कुल। वंस अगेन थैंक्स टू द टीम ऑफ रेडियो मेरी आवाज। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।